ट्यूसडे जनवरी 3। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के हवाले से। उम्मे अमन ने बोर्ड को यूज किया, अच्छी बात है, बिल्कुल बोर्ड को यूज करें। बोर्ड एक टीचिंग एड है। ओके, एड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आपकी मदद करे, मुतबादिल नहीं है। इकरा मुतबादिल नहीं है। हमारे साथ जो टीचर्स या अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, वो बोर्ड को टीचर का मुतबादिल समझ लेते हैं। और आपको यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर भी ऐसे टीचर्स नजर आएंगे जो बोर्ड पे आके सारे के सारे नोट्स को लिखते चले जाएंगे। बेटा स्पीकर बंद कर दो। बोर्ड पे आके वो आके मुस्तकिल अपने नोट्स को लिखते चले जाते हैं और वो बस यही क्लास उनकी हो रही होती है। क्या ये टीचिंग एड है? इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका बोर्ड है वो टीचर का रिप्लेसमेंट बन गया। बोर्ड को आपने आपने मेरी स्लाइड्स देखी हैं क्या? मेरी स्लाइड्स में बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखी हुई होती है, सिर्फ मेन पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई टीचर मेरा स्लाइड, स्टूडेंट्स जो है, क्लास जो है, प्रोजेक्टर पे मेरी स्लाइड्स देख भी रहे हो, तब भी उनको ये पता नहीं चलेगा कि अगला जुमला या अगला लफ्ज क्या होने वाला है। ओके, वो मोहताज होंगे स्लाइड्स देखने के बावजूद मेरे लेक्चर सुनने के। तो मेरी जो स्लाइड्स है वो सिर्फ एक टीचिंग एड की हद तक है। ओके, यही वाला काम आपने बोर्ड पे करना था। आपने बोर्ड पे लिखना था, आप बोर्ड पे आके सिर्फ इतना लिख देते कि कोलैबोरेशन। आज हमारा टॉपिक है कोलैबोरेशन का, नंबर 1। उसके बाद अपनी बात का आप आगाज कर देते। दूसरी बात, कोलैबोरेशन से पहले बार बार एक बात कह रहा हूँ भाईजान, पीछे पूरी एक कहानी चलती हुई आ रही है 21st सेंचुरी स्किल्स। उससे पहले एक बात शुरू की थी कि हर दौर में नए स्किल्स की जरूरत है। आपको उस बात से कनेक्ट करना था। क्या ये कनेक्शन नजर आया? नहीं। बोर्ड का बखूबी इस्तेमाल हुआ है लेकिन कंटेंट वगैरह पे ग्रिप कोई नजर नहीं आई। दूसरी एक और बात को आपको समझना चाहिए कि यार मेरी आवाज इतनी अच्छी लग रही है आप लोग को। मैंने उसमें एक एआई का फीचर इनेबल किया हुआ है कि जिसके जरिए से उसकी एक समरी तैयार होगी। मैं उसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ, 1-2 दिन तक टेस्ट करेंगे। तो ये आप लोग काइंडली अपने स्पीकर को, वॉल्यूम को कम कर दें। भाईजान आपके मोबाइल में साइड में 2 बटन्स होते हैं, ठीक है? उसमें जो नीचे वाला दबाओगे थोड़ा थोड़ा सा, तो आवाज कम हो जाती है, बस इतनी सी बात है। ओके, तो मूविंग ऑन। तो आपको उम्मे अमन के इस माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर आपको ये मिस्टेक नजर आई कि वो जो है उन्होंने बोर्ड का इस्तेमाल किया लेकिन लेक्चर का या अपनी स्टूडेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, और टॉपिक्स के अंदर हमें कंटिन्यूटी नहीं नजर आई। फिर एक और बड़ी मिस्टेक, देखो जब आप बोर्ड पे लिख रहे होते हैं ना, आपका अपने स्टूडेंट के साथ कनेक्शन खत्म हो जाता है। ओके, बस ये एक चीज है। इसी वजह से क्लास के अंदर आपको नजर आएगा जो पीछे के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अमूमन तवज्जो नहीं होती, ठीक है? क्योंकि वो उनको ऐसा फील हो जाता है टीचर हमारी तरफ देख नहीं रहा होता। अब ये आपका काम है एज ए टीचर कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त उनके साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन रखने की कोशिश करें, चाहे स्टूडेंट पीछे बैठा हुआ हो चाहे आगे बैठा हुआ हो। तो जब आप बोर्ड की तरफ मुड़े तो क्या हुआ? आई कांटेक्ट टूट गया। आई कांटेक्ट टूट गया तो बच्चा क्या करेगा? वो कुछ भी कर सकता है। अगर आज आपकी क्लास ऑर्गेनाइज थी, इसकी वजह ये थी कि क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं समझदार हैं, मेच्योर हैं, ठीक है? लेकिन जब आप बाकायदन अपने असल स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो क्या वहां ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। वहां इधर आपने मोड़े और इधर पीछे जो है किसी बच्चे की वो किसी ने कान खींच दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो क्लास के अंदर ये आपका काम है कि आप जो है बोर्ड को सिर्फ एक एड के तौर पर यूज करें। फिर आप लोग खुद इस बात को फील करें। यार आप लोग खुद देखो, आपके टीचर्स आप लोग को नोट्स किस पे, व्हाट्सएप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं? कनेक्शन है ना? तो बेटा जब तुम लोग पढ़ाने जाओगे तो वहां पे भी तो ऐसे ही होगा। वहां पे बच्चा थोड़ी बोर्ड से कॉपी कर रहा होगा। अगर करने पे मजबूर करोगे तो वो आपकी शिकायत करेगा, यार ये तो अजीब से टीचर है, लिखवाते रहते, सर हमें नोट्स दे दें, पीडीएफ दे दें। तो इसका मतलब बार बार ये वाली बात है, 21st सेंचुरी के अंदर बेटा ये सब चीजें जो है थोड़ी सी बस पुरानी हो गई हैं। किसी जमाने में वाकई इन चीजों की डिमांड थी। ऐसे टीचर्स अच्छे होते थे कि आते थे बोर्ड पर सब लिख के चले गए, बच्चों ने कॉपी कर दिया, पेपर में सवाल आ गया। हालात बदल चुके हैं। अब जो चीज आप बोर्ड पे लिख रहे हैं आपसे अच्छा जो है वो चैट जीपीटी लिख के दे रहा है। असल जो चीज है आपका पर्सनल कनेक्शन। इसीलिए जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में, स्कूल में क्यों आता है? वरना हर चीज में इस सब्जेक्ट का जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मकसद भी यही है। आपने देखा ऐसे टीचर्स मिले, बेटा ये सवाल बेटा यूट्यूब से देख लेना, उसमें कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी तुम्हें, मिलता है? या कोई सवाल पूछा, बेटा एआई से पूछ लेना, कौन सी इतनी बड़ी बात है? आपको ऐसे टीचर्स मिले हैं और मिलेंगे। लेकिन फिर आपके जहन में ये सवाल नहीं आता, अगर सब चीज मैंने यूट्यूब से पढ़नी है तो फिर मुझे आने की क्या जरूरत है? राइट?
तो अब ये जो पर्सनल कनेक्शन है, ये जो चीज है, इस चीज के लिए बच्चा स्कूल आता है। अच्छा, फिर उम्मे अमन की एक और मिस्टेक, वो आगे तक गई और अब बज़ाहिर ये अच्छा लगता है कि क्लास के अंदर टीचर ने पूरी क्लास को कवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी ये इशू होता है कि जब टीचर आगे गया तो यहाँ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए। और ये थोड़ा सा हमारे सीटिंग अरेंजमेंट का भी इशू है कि मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहा होता हूँ, तो ये वाली रो तकरीबन मुझसे इग्नोर हो रही होती है। इसको भी हम चेंज करेंगे आने वाले दिनों में, बल्कि आप लोग खुद भी कर सकते हो, थोड़ा सा चंद कदम पीछे होना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा डाइस वगैरह जो है कभी वहां होता है कभी यहाँ होता है, बस पता नहीं, चलता रहता है मेरे ख्याल में। कैमरे में हमें देखना चाहिए रात की फीड में खुद क्यों चल रहा होता है। तो बहरहाल हमें क्लासरूम की इसकी सीटिंग अरेंजमेंट की बहरहाल ज़रूरत है कि क्लास के इस तरह से स्टूडेंट्स बैठे हों कि हमारी सब पे तवज्जो हो। तो उम्मे अमन का आगे तक जाना बज़ाहिर शायद हमें लगे कि बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, लेकिन अच्छी एक्टिविटी नहीं थी। टीचर का काम ये है कि वो यहीं खड़े होके सबको जो है इंगेज करने की कोशिश करे। कभी थिएटर वगैरह में गए? अच्छा, अगर सिनेमा गए तो आप खुद सोचे अगर वो स्क्रीन जो है वहां से हट जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो ये वाली चीज है कि बेटा जो आप यहाँ पे क्लास का मरकज है, ओके, आप सबकी तवज्जो का मरकज है, सबने आपको देखना है। उस्मान साहब आपके बराबर में जो है क्या नाम है स्टूडेंट का, क्या नाम है बेटा आपका? आप किधर देख रही हो बार बार? हाथ की हथेली, हथेली पे पड़ी लकीरें, क्या नजर आ रहा है? बस अब खत्म, अब बात सुने। अच्छा जी, हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, हमने इस बात को रियलाइज किया कि यार हर दौर में अपने तकाजे हैं, अपने मसाइल हैं, और उन मसाइल को देखते हुए हमें कुछ नए स्किल्स की ज़रूरत है। गोरों ने हमारा काम आसान कर दिया और उन्हें 21st सेंचुरी के एतबार से कुछ एक स्किल्स का फ्रेमवर्क बनाया, और हम इस बात को रियलाइज करें, हमें करना चाहिए कि यार ये स्किल का जो फ्रेमवर्क है ये इंतहाई वैल्यूएबल है, सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी। आज भी इस दौर में, इस हालात में, इस वक्त पे अगर आप खड़े होकर इस बात का फैसला कर लें कि यार मैंने अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, मैंने एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, मैंने एक अच्छा टीचर बनना है, मैंने अच्छा एक पेरेंट बनना है, तो आप इन स्किल्स के फ्रेमवर्क पे तवज्जो दें और इन स्किल्स को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। आपको वाजे तौर पे अपने अंदर एक फर्क नजर आएगा। हमने देखा कि इन्होंने इस टाइमलाइन को, इस फ्रेमवर्क को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है लर्निंग एंड इनोवेशन, जिसको अमूमन कहते हैं 4 सीज। ये आपसे पूछा जा सकता है, ओके, ये 4 सीज क्या होते हैं? तो ये बिल्कुल एक बहुत ही जो है ना, जैसे आप लोग का नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स, अगर 2.5 वालों ने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ लेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे तवक्को रखी जाती है कि इसका लाजमन आपको पता होगा। तो ये 4 सीज, 21st सेंचुरी स्किल फ्रेमवर्क, ये चीजें आपको लाजमन पता होनी चाहिए। कल कना कहीं भी जॉब के इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वहां पे भी पूछ सकता है 21st सेंचुरी फ्रेमवर्क क्या होता है, 4 सीज क्या होता है। ओके, गोल सीधे होके बैठो। अच्छा, अब उसकी दूसरी कैटेगरी है डिजिटल लिटरेसी, और तीसरी कैटेगरी है करियर एंड लाइफ। 4 सीज के अंदर आता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन। हम बात कर रहे थे कोलैबोरेशन पे। हमने कहा कि कोलैबोरेशन का मतलब यह है कि हमारी टीम जो है मिल के इफेक्टिवली काम कर सके, एक कॉमन गोल के लिए इफेक्टिवली काम कर सके। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे वो लोग जो कहते हैं मेरी सबसे सलाम दुआ है, अंडरस्टैंडिंग है, हो जाता है, लेकिन बात यह है कि क्या पूरी टीम मिलके 100% आउटपुट दे पा रही है या नहीं दे पा रही? मसलन आप में से कोई है, फॉर एग्जांपल उम्मे अबीहा है, उम्मे अबीहा अपने तौर पे अकेले बहुत अच्छा काम कर लेती हैं, ठीक, उम्मे अहमद जो है वो भी अपने तौर पे अकेले अच्छा काम कर लेती हैं, लेकिन कोलैबोरेशन का म्यार उस वक्त बनेगा जब उम्मे अबीहा 4 इयर्स सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट और उम्मे अहमद 2.5 सेमेस्टर 1 की स्टूडेंट मिलके इफेक्टिवली काम कर सके। अगर ये मिलके काम नहीं कर रही, अगर उम्मे अबीहा आके कह रही सर आपने मुझे किसके साथ लगा दिया, और थोड़ी देर में उम्मे अहमद की ईमेल आ रही कि सर मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई, किसके साथ लगा दिया, मुझे हटाएं यहाँ से, सर मैं इसके साथ काम नहीं करना चाहती, सर दोबारा मुझे नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोलैबोरेशन नहीं हुई, और साथ ही साथ सब आपस में एक दूसरे के साथ एहतराम से काम कर सके। कोलैबोरेशन से बात का आगाज करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है, अगर आप लोग को याद हो कुछ बच्चों ने मुझसे फरमाइश की कि सर हमारी जो बेंचेस को अलग कर दें, हमारे क्लास के बेंचेस अलग हो, तो मैंने उनको यही कहा कि मेरी क्लास में हरगिज भी ऐसा नहीं होगा, और अगर थोड़ी सी समझदारी है तो आपको खुद भी इस बात को इंश्योर करना चाहिए किसी दूसरे टीचर की क्लास के अंदर भी अपनी सीटिंग अरेंजमेंट को चेंज ना करो। ये सब चीजें देखो, बीएड में इस बात को जहन में रखना कि पढ़ने की चीजें नहीं है, ये रट्टा लगाने की चीजें नहीं है, ये करने की चीजें हैं।
ये चीज तुम करोगे तो तुम एक अच्छे टीचर बनोगे, तभी तुम्हारा बीएड कामयाब होगा। वो जनरल कॉलेज वाला जो कॉन्सेप्ट होता है कि हमने बस याद किया, पेपर में अपियर हो गए, उसके साथ तुम इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे तो नाकाम रहोगे। आज अगर कोलैबोरेशन की खुसूसियात, खूबियां, फवाइद पढ़ रहे हो, तो ये तुम्हारा काम है कि इसको अपने साथ जिंदगी में इम्प्लीमेंट भी करके देखो। मिनिमम इतना तो कम अज कम हो कि भाई 4 ईयर 2.5 वाले मिलके बैठे, ओके। इतना तो कम अज कम हो कि हम अपने दोस्तों के साथ ही चिपक के ना बैठे, थोड़ा सा वेरिएशन हो, ओके। अच्छा, अब जब हमने कोलैबोरेशन की बात की, कोलैबोरेशन क्या है, फिर हमने उसके बारे में बात की कि एक कॉमन हमारा गोल हो, डिफरेंट लोगों के अपने पर्सपेक्टिव हो। इसके फवायद सबसे बड़े यही थे कि डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव सामने आते हैं, तो जिससे हमें फायदा होता है। एक बात आपके जहन में, एक बात तंजीला के जहन में, एक बात तहरीम के जहन पे, और हम सब ने मिलकर एक काम को लेकर चले आगे, और इशू हमारा रिजॉल्व होता चला गया। फिर हमने बात की थी 21st सेंचुरी के अंदर ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह यह है कि 21st सेंचुरी के अंदर आपके पास कुछ यूनिक इश्यूज आ रहे हैं। मसलन हमारे पास ऐसे इश्यूज आ गए हैं जो पहले कभी नहीं थे। इंडिया वाले आग लगाते हैं अपनी फसल को, अपने धान को, पता चलता है कि पाकिस्तान में उसका स्मॉग आ रहा है, ओके। चाइना के अंदर पॉल्यूशन ज्यादा है, लेकिन उसकी जो असरात है, या इंडिया में पॉल्यूशन ज्यादा है, उसके असरात जो है पूरी दुनिया पे हो रहे हैं। अब ये तमाम ऐसे मामला कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो गए हैं कि हम मिलकर कोलैबोरेशन के बगैर मसले हल नहीं कर सकते। वालदैन ने शिकायत की कि जी सुबह सर्दी बहुत होती है, हमारे बच्चे सुबह सर्दी में जा रहे हैं। हुकूमत ने अपने तौर पर फैसला किया कि जी हम इसको 9 बजे की टाइमिंग कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखा कि जी सड़कों का क्या हाल होगा। तमाम ऑफिस एक साथ निकल लें, और आपके जो है ट्रैफिक पे किसी भी रास्ते में आपको कहीं कांस्टेबल वगैरह नजर आया नहीं, तो कोई कोलैबोरेशन नहीं थी। अगर वजीर तालीम या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये फैसला करने से पहले ट्रांसपोर्ट या ट्रैफिक वालों से भी इसको कंसल्ट कर लेते, यार आपके बंदे रेडी होंगे 9 बजे, वो जगह पे पहुंचे हुए होंगे, ट्रैफिक कंट्रोल कर लेंगे, वो ऑफिस से कोलैबोरेट कर लेते, उसके उसकी रोशनी में कोई अच्छा सोल्यूशन निकाल के ले आते। लेकिन कोलैबोरेशन नहीं हुई, नतीजा क्या निकला कि हम सब जो है उनको आने में यहाँ पे लेट हो रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमने देखा कि अब हमारे पास जो है क्रॉस कल्चरल जो हमारे इंटरेक्शन है ज्यादा हो रहे हैं। पहले एक जमाना था, कराची की आबादी की मिसाल ले लें कि जी फला आबादी पंजाबियों की है, फला जो है वो उर्दू बोलने वालों की है, फला पठानों की है, और अब ऐसा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से निकलते हैं, हमारी क्लास के अंदर इस वक्त हर जबान बोलने वाले, यहाँ पे पश्तून भी होगा, सिंधी भी होगा, पंजाबी भी होगा, उर्दू बोलने वाला भी होगा, बलोची भी होगा, और हर बंदा अपना कल्चर लेकर आ रहा है। अब अगर यहाँ बैठ के मैं किसी के लतीफे सुनाना शुरू करूँ, फला लोग तो ऐसे होते हैं, या किसी के लहजे का मजाक उड़ाऊं, तो क्या हम आपस में सही से कोलैबोरेट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। और ये हमारे माशरे का एक बहुत कॉमन मसला बन चुका है कि वी आर इनसेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग्स। हम दूसरों के जज्बात का ख्याल नहीं रखते, हम नहीं सोचते कि हमें कौन सी बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए। तो नतीजा ये निकलता है कि हम दूसरे की कौम का मजाक उड़ा रहे होते हैं, दूसरे के लहजे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और आपको मैं ये बात बताऊं, कितने ही ऐसे लोग बहुत काबिल होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन हम उनसे फायदा इसलिए नहीं उठा पाते कि हम उनके लहजे का मजाक उड़ा रहे होते हैं। एक बंदा यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने आता है, और हम कहते हैं यार ये तो लगता है सिंधी में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। बात क्या थी, बंदे का सिर्फ लहजा थोड़ा सा अलग था। क्या लहजा खराब होने से वो जो इंग्लिश के रूल्स बता रहे हैं वो गलत हो गए? आप इंडिया के लोगों को देखें, इंडिया के लोग साफ सी बात है एजुकेशन वगैरह में पाकिस्तान से निस्बतन आगे। उनकी इंग्लिश सुनी है, उनकी इंग्लिश बिल्कुल देसी एक्सेंट में होती है, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने इसको छोड़ा? वो लगे रहे, लगे रहे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक बंदा आपको सिंधी एक्सेंट में, पश्तून एक्सेंट में कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, आपका काम था आप उससे कंटेंट पे उससे ग्रिप लाते, उससे कंटेंट सीखने की कोशिश करते। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अबे इसका लहजा देखो, हम उसके लहजे का मजाक उड़ा के हमारा फायदा वहीं पे कट ऑफ हो जाता है, हम उससे कुछ सीख नहीं पाते। अब ये मतलब ये वो मिसाल है जो हमारी जिंदगी में मौजूद है, आपको इस कॉलेज के अंदर नजर आ जाएगी, आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर ऐसी एग्जांपल्स मिली होंगी। आपकी क्लास के अंदर काफी काबिल बच्चे होंगे, लेकिन आपको बोलेगा यार वो तो फला कौम का है, फला ऐसा है, उसकी वजह से आप उसके साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे। मजहबी मसाइल हैं, बाज दफा हम लोग मजहबी बातें करते हुए हम लोग सोचते नहीं कि कौन सी बात कहनी भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। मैंने ऐसे माहौल में काम किया जहाँ पे सारे शिया थे, मैंने ऐसी भी जगह काम किया, ऐसी भी जगह काम किया जहाँ पे एक दो शिया थे, और मैंने यही चीज को नोट किया कि हम लोग अपनी बात करते हुए इस बात को रियलाइज नहीं करते कि दूसरे को उस पर क्या असर हो रहा है। मतलब बीच में तो ऐसा भी वक्त आया कि मैं नमाज वगैरह पढ़ने के लिए मैं अलग नमाज पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे कहता सबके सामने पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे नमाज पढ़ी, ऐसे करता है, यूं करता है, और इसकी वजह से लोग आपको टारगेट करने लगे, तो हम लोगों के दिल भी बड़े छोटे हो जाते हैं। तो यही वाली बात कि भाई इस तरीके की वजह से हमारे आपस में तरक्की करने का मौका नहीं मिलता।
मैं इस कॉलेज में आया हूँ, मुझसे अगर इस कॉलेज के बारे में पूछा जाए तो इस कॉलेज की वीकनेस बताऊं तो सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि हमारे आपस में कोलैबोरेशन नहीं है। बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अमूमन हम लोग मिलके काम नहीं कर पाते, और नतीजा क्या निकलता है कि जो काम हम बहुत जबरदस्त कर सकते हैं वो उस क्वालिटी का नहीं हो पाता। अब उसके बाद हमने बात की थी क्लासरूम में क्या क्या इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से टीचर जो है वो कोलैबोरेशन नहीं कर पाता। हमने कहा कि सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है असेसमेंट का। एज अ टीचर अगर हम सोचें असेसमेंट कैसे करेंगे, ओके देखो पेपर में जो सवाल आएगा वो इसी किस्म का आएगा। कुछ नहीं पूछूंगा कि कोलैबोरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, सवाल मेरा कुछ ऐसा ही होगा कि जो है फॉर एग्जांपल सवेरा कौरा जो है वो अपनी क्लास के अंदर पढ़ा रही हैं, और लेकिन उनको ये नजर आ रहा है कि कुछ बच्चे फ्री राइडर हैं, कुछ बच्चे काम पूरा नहीं कर रहे, लेकिन वो दूसरों से काम करवा के या टीम के मेंबर काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका लगता है काम पूरा हो चुका है। ओके, तो आप इस मसले को एज ए टीचर कैसे रिजॉल्व करेंगे? 3 पॉइंट्स लिखें, टू दी पॉइंट 3 पॉइंट्स लिखने होंगे। बात समझ में आई? तो ये पेपर जो होगा उसमें इसी किस्म के प्रैक्टिकल सवाल आएंगे, और इसी वजह से ये पेपर आपका जो बच्चे इतने पास नहीं हो पाते इसलिए नहीं हो पाते, वो ये सोच के आता है कि हम रट्टा लगा के जाएंगे या हम लंबी चौड़ी कहानियां लिख देंगे, वो यहाँ पे इतनी जगह ही नहीं होती, जगह ही नहीं देते इतनी लंबी। टू दी पॉइंट आंसर लिखना होता है कि भाई हम यूँ करेंगे। तो हमने कहा कि जी एक इशू ये आ रहा है कि हमारे पास फ्री राइडर प्रॉब्लम, कि मुफ्ता खाने वाले लोग काम दूसरा कर रहे हैं, वो बैठे हुए आराम से, उनको ना कोई शर्म है ना हया है। और बाज दफा ऐसे लोग होते हैं जो आखिरी दिनों में एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे आके हावी हो जाते हैं जैसे पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने किया है। आपने देखा होगा, पता चलेगा कि महरिज बोली कि जुबिया ने तो कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन पता चलता है कि जुबिया आखिरी दिनों में इतनी एक्टिव हो गई, पूरे ग्रुप के अंदर टीचर से भी वही बात कर रहे हैं कि टीचर को लगे कि असल बंदी तो जुबिया थी, मैरिज तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कि हमें असेसमेंट के अंदर हम ऐसे बच्चों को अलग नहीं कर पाते जिन्होंने कम काम किया या जिन्होंने ज्यादा काम किया। फिर इसी तरीके से एक और इशू जो कॉमन है हमारा, नॉइस का, कि क्लास के अंदर कभी भी आप कोलैबोरेशन पे काम कराएंगे तो क्लास के अंदर एक इश्यूज होंगे, आपस में बच्चे बात करेंगे, तो उस सूरत में क्या किया जाए? अब देखो ये एक हमारे स्कूल्स वगैरह के अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि टीचर की जो मेयार है, टीचर की खूबी का इस बात को समझा जाता है कि क्लास को कितना कंट्रोल किया हुआ है। क्लास के अंदर अगर पिन ड्रॉप साइलेंस है, सुना ये वर्ड पिन ड्रॉप साइलेंस, बहुत अच्छा टीचर है, क्लास में उसकी बड़ी जबरदस्त ग्रिप है। जबकि दूसरा टीचर जो क्लास के अंदर बिल्कुल हल्ला गुल्ला करते हुए पढ़ा रहा है, बच्चे उससे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के नजदीक अच्छा टीचर कौन होता है? जिसकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस है। तो बहरहाल ये हमारा एक इशू है कि हम लोग की जो प्रायोरिटीज है वो गलत है। आप खुद देखो जैनब, जैनब मेरा आपसे सवाल है, अब तक जितने आपने पेपर दिए, कभी कोई पेपर में ऐसा कुछ काम आया जिसका ताल्लुक कोलैबोरेशन से हो? नहीं होता। आप पेपर जब देने बैठते हैं, पेपर देते वक्त आप लोग खुद तो कोलैबोरेशन की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो कोलैबोरेशन नहीं होती। उस मौके पे आपसे कहा जाता है जवेरिया सीधे खड़े हो, मैं तस्वीर नहीं खींच रहा आपकी, जैसे पोस्ट कर रहे हैं आप, सीधे बिल्कुल पीछे। ठीक, तो उनको शायद लग रहा था मैं कैलेंडर के लिए तस्वीर खींच रहा हूँ, जनवरी का मंथ जवेरिया के नाम। ओके, तो और मामा का फेब्रवरी। मामा जेब से हाथ तो निकालो, पैंट लूज तो नहीं है? एक बच्चा था, किस्सा सुना होगा आपने, वो हर वक्त जेब में हाथ लेके घूमता रहता था। तो एक साइकाइट्रिस्ट को बुलाया कि यार देखिए बच्चा जो है जेब से हाथ नहीं निकालता। साइकाइट्रिस्ट जो उसको कमरे में लेकर गया, कुछ थोड़ी देर में बाहर निकला बच्चे के हाथ। लोगों ने पूछा आपने क्या किया उसके साथ? तो उसकी पैंट लूज थी, उसकी पैंट टाइट कर दी मैंने। तो ये जो आप लोग जेब में हाथ लेके घूम रहे होते हैं, तो मैं उसको यही जहन में आ रहा होता है कि लगता है इनकी पैंट लूज है। ओके, तो तो हमारे सिस्टम के अंदर बहरहाल ये बहुत बड़ी खामी है। हम पढ़ा तो रहे कोलैबोरेशन, लेकिन हम लोग के असेसमेंट के अंदर कभी भी हमने कोई ऐसे पेपर में सवाल या कोई ऐसा टास्क दिया होगा जिसकी उसकी वजह से आपको मेजर किया जा सके कि बच्चे में टीम वर्क कितना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपको नजर आता है कि हर हर काम टीम वर्क के साथ हो रहा है, अकेले कोई भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ कल्चरल बैरियर्स की। वो कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी आम जिंदगी के अंदर कल्चरली जो है हमारे कुछ माशरे के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी कोलैबोरेशन नहीं कर पाते। मसलन अगर मैं आप लोग से बात करूं, आप लोग एज अ पेरेंट अगर सोचें, या आप लोग एज अ एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर सोचें कि हम अपने भाई बहनों में, अपने बच्चों में, क्लास तो बाद में आती है ना, अपने घर के लोग तो पहले आते हैं, मैं यहाँ पे कोलैबोरेशन का माहौल कैसे लेकर आऊँ? देखो सब इस बात को तस्लीम करते हैं कोलैबोरेशन का फायदा होता है, सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि टीम वर्क का फायदा होता है, और ये भी तो सब मानते हैं टीम वर्क के बगैर गुजारा नहीं है। कोई एक काम ऐसा बता दो जो बगैर टीम वर्क के होता हो। ओके,
जब सब मानते हैं कि टीम वर्क जरूरी है, टीम वर्क के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि हम लोग के माशरे में टीम वर्क नहीं आ पाता? कुछ कल्चरल इश्यूज हैं, कुछ हमारी खामियां हैं, कुछ हमारे माशरे का अमूमी मिजाज है। जैसे मैंने अभी कहा, टीचर वो अच्छा जिसकी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो, और वो टीचर बुरा जिसकी क्लास के अंदर कोलैबोरेशन हो रही हो। तो कुछ और भी कल्चरल इश्यूज है जो आपके रास्ते में चैलेंज बन जाते हैं जब अपने घरों के अंदर आप इस सिस्टम को लाने की कोशिश करते हैं। एक बात ये होती है कि हम लोग जो है एज अ पेरेंट या एज अ टीचर, हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर आपके इम्तिहान में 95% मार्क्स भी आ गए लेकिन आपकी फर्स्ट पोजीशन नहीं आ गए, तो पेरेंट्स से सुनाना है, फर्स्ट क्यों नहीं आई तुम्हारी? रिश्तेदार आके पूछेंगे, तंजीला तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? और तंजीला जवाब में हंसने लगी, तो वो समझ गया कि फर्स्ट नहीं आई। और उन्होंने कहा तंजीला तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन क्यों नहीं आई? तंजीला ने दोबारा हंसना शुरू कर दिया। तो लेकिन क्या बात है कि हमारा सारा फोकस किस पर होता है? फर्स्ट के ऊपर। कुछ हमारा सिस्टम ही ऐसे, सीआर के इलेक्शन देख लो, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले वो सीआर बन गए। लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने अपना नाम पेश किया था, 2.5 के अंदर फातिमा है फॉर एग्जाम्पल, नाम तो पेश किया, इतनी तो हिम्मत नहीं है खड़े हो सके। आपको याद है पिछले सेमेस्टर में जब हमने क्विज प्रोग्राम्स कराए थे कॉलेज में, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंसर्न जो बच्चों का था कि सर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई मसला नहीं, लेकिन स्टेज पे बैठ के तुमने सिर्फ इतना ही बोलते ना मुझे नहीं पता, जब पूरा कॉलेज तुम्हें देख रहा हो वहां बैठ के तुम कह सको मुझे नहीं पता, ये बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस की बात होती है। और बच्चों ने हमें फीडबैक दिया कि हाँ जी सर हमें बहुत फायदा हुआ। ओके, लेकिन हुआ मसला क्या है कि हमारे माशरे के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं हाईएस्ट अचीवर को। वो एक फिल्म का डायलॉग भी है ना कि चांद पे जो पहला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन था? किसी को नहीं पता। लेकिन बात यह है कि नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर जाने के पीछे पूरा टीम वर्क था या नहीं? पूरा था। लेकिन मीडिया या माशरा सेलिब्रेट किसको कर रहा है? उस एक बंदे को जिसने चांद पे पहला कदम रखा। अब एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हमारा ये काम है कि सबको हम अप्रिशिएट करें। अगर फातिमा घर जाता उसके पेरेंट्स कहेंगे चलो कोई बात नहीं, तुमने एटलीस्ट इलेक्शन में तो हिस्सा लिया, खड़ी तो हुई, कॉन्फिडेंस तो मिला। ओके, जरूरी नहीं कि आपके अंदर जो है हाईएस्ट मार्क्स ही आपको हमेशा मिले, कुछ तो किया आपने। जब ये वाला माइंडसेट होगा तो हर बंदा क्या होता है, हर आदमी दूसरे को कोहनी मार के आगे बढ़ने की कोशिश करता है, यार मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। और उस नतीजे में क्या होता है कि हमारे दरमियान कोलैबोरेशन नहीं हो पाती। इस मसले को सॉल्व करना है तो एज ए टीचर, एज ए पेरेंट, हमारा काम है कि यार हम दूसरों को भी अप्रिशिएट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाईएस्ट अचीवर या फर्स्ट पोजीशन के पीछे भागते रहे। ये मसला समझ में आया? बात सही थी या गलत थी? एक और मसला कि हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर थोड़ा सा जो हमारे, हम सब मिडिल क्लास के, राइट? मैं नहीं हूं, आप लोग हैं। तो हम सब जो मिडिल क्लास के हैं, हम लोग के अंदर थोड़ा सा एक एहसास महरूमी और खौफ सा होता है। और इस चक्कर में हम लोग इस चक्कर में लगे रहते हैं, बेटा पढ़ो, एनडी में एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा, बेटा तुम्हारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, देखो फला को देखो, फला का एडमिशन हो गया, तुम्हारा नहीं हो सका, तुम तो हो ही निकम में। हम लोग को जिंदगी में कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास मौके बहुत कम है, बस सिर्फ एक चांस है, बस सिर्फ एक ऑप्शन है। और जबकि जो लोग थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वहां पे ऐसी टेंशन हमने नहीं देखी। उठना बैठना हुआ, देखा, आराम से बैठे हुए, इम्तिहान में नंबर कम आ गए, कोई मसला नहीं है। वजह क्या होती है कि पेरेंट्स कुछ ना कुछ अरेंज कर देते हैं, बच्चे को बाहर भेज दिया, कुछ कारोबार लगवा दिया, कुछ ना कुछ उसका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मिडिल क्लास की सोच इसलिए भी गलत हो जाती है कि बेटा अल्लाह ने हमें भी बहुत सारे मौके दिए होते हैं, आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मसला सारा ये होता है कि हमने अपने जहन को बहुत ज्यादा महदूद किया हुआ होता है कि यार गोया कि हमारे पास बस ये चंद गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है। मैं एक साहब को जानता हूँ, मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास हो क्या, मैं आपको उनको ये बताऊं कि वो 5 भाई हैं। तो वो खुद बताते हैं कि बचपन में अम्मी एक अंडा उबालती थी और वो पीसेस करके भाइयों को देती थी, सिर्फ एक अंडा 5 भाइयों में। ठीक है, घर इतना छोटा सा कि जब 5 भाई जुम्मे के दिन या जुमरात को रहने के लिए आते थे, मदरसे में पढ़ते थे, जब रहने के लिए आते थे तो पूरा घर में जगह ही नहीं होती थी, कोई छत पे जाके लेट रहा है तो कहीं कहीं और लेट रहा है। ओके, तालीम का ये हाल कि उनको अंग्रेजी आज तक नहीं आई। अभी भी कभी बैंक वगैरह जाना होता तो मुझे साथ लेके जाते हैं। टैक्स रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं, इनकम टैक्स की रिपोर्ट्स आती है तो मुझे भेजते हैं, यार अकाउंटेंट ने सही काम किया नहीं किया, मुझ पर थोड़ा उनको भरोसा है। बाद उनके अकाउंट्स वगैरह का मैं डील कर रहा होता, पैसे वगैरह मेरे पास आते, फिर मुझे कहा जाता है हिसाब बना के दे देना कितने पैसे कहाँ से आए, किस तरह से हुआ। वो बंदा आज जो है, आप बिलीव करें, करोड़ों कारोबार का मालिक है।
ठीक है। एक ऐसा आदमी जिसकी इंग्लिश नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसके घर में जो है वो एक उबला हुआ अंडा 5 भाइयों में तकसीम हो रहा है, आज वो करोड़ों के कारोबार का मालिक है। कितने उनके प्लॉट, कितनी उनकी फैक्ट्रियां, कराची से बाहर जमीन भी ली हुई है। गज्जो एक इलाका है, आप जो जाते ठट्टा से पहले गज्जो पड़ता है, वहां पे अपनी जरी जमीन भी खरीद ली। तो एक वो बंदा जो एक उबला हुआ अंडा है उसका फीस मिल रहा है, आज जो वो अपनी जरी जमीनों का मालिक है, बड़ी चौड़ी सी गाड़ी है, 5-6 मकानात हैं, कुछ किराए पर हैं, कुछ अपने चल रहे हैं, एक अपना जानवरों को भाड़ा भी रखा हुआ है, बहुत सारे कारोबार उनके चल रहे हैं। मतलब इतने कारोबार होते हैं कि बाज़ दफा मैं उनसे कहता है थोड़ा सा चीजों को कट डाउन करें, कम करें। तो ये मामला चल रहे उस बंदे के। जो असल कौन को छोड़े, असल बात जो समझने की है कि आदमी के पास, एक मिडिल क्लास हो के एक लोअर मिडिल क्लास, एक मजदूर तबके के आदमी के पास भी मौके होते हैं। हमारा अपना थोड़ा सा जहन बंद होता है, जिसकी वजह से हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। हमारा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो मायूस हो गए, भाई अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक, ये वो चीज होती है जो शुरू से अपने बच्चों को हमें सिखाने की, समझाने की जरूरत है कि बेटा, एक नाकामी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी नाकाम हो गई। एक मसले का, खदीजा सीधे बैठो, एक मसले का ये मसला मतलब नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी अब मसाइल से भरपूर होगी। तुम्हारा आर्मी में या एयरफोर्स में सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम बर्बाद नहीं हो गए। और भी मौके हैं, और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। तुम कोशिश तो करके देखो, कदम तो बढ़ा के देखो, अल्लाह ताला रास्ता खोलेगा। और आज के दौर में तुम मुझे बताओ, मौके ज्यादा हैं कि नहीं है? आज के दौर में जितने मौके आज के दौर में, पहले कभी भी ऐसे नहीं थे। अब उसके बावजूद बच्चों का माइंड सेट हम छोटा सा बनाए, बेटा तुम उसके साथ मदद नहीं करना, बेटा लंच लेके जा रहे हो ना, अकेले पूरा लंच खा के आना, किसी को मत खिलाना। आज के दौर में भी हम ये वाला माइंड सेट बनाएंगे तो बच्चा आगे बढ़ने के बजाय पीछे हो जाएगा, बैक हो जाएगा, पीछे वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। मौके बहुत है, लेकिन जहन भी तो ऐसा बनाओ कि बेटा देखो तो सही तुम्हारे पास कितना कुछ है। ओके, आगे बढ़े। एक और कल्चरल इशू आता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी गुजरे तराजू के साथ। हमने अपने साथ, हम सब में से हर शख्स अपने साथ एक तराजू लेके घूम रहा होता है। आयशा, तुम्हारे पीछे जो बंदा बैठा हुआ है, आयशा इमरान, पीछे जो है, क्या नाम है? स्लाइड्स इतनी अच्छी स्लाइड्स है कि वहां से आपकी आंखें हट ही नहीं रही। देख ले बेटा, इधर भी देख ले, इधर इतना बुरा यहाँ पे भी नहीं है। तो मैं शुरू क्लास के शुरू से देख रहा हूँ, बार बार उनकी अटेंशन, आई डोंट नो मोबाइल पे कहाँ पर है, या पता नहीं किस्मत का हाल देख रहे होते हैं क्लास में आके, मेरे नसीब में क्या है, पास होना है नहीं है, कब इनसे जान छूटेगी, कब जाएंगे। ओके, एक और चीज ये होती है कि हम में से हर शख्स अपने साथ एक तराजू लेके घूम रहा होता है। कैसे? कैसे? मैंने उसके लिए, मैंने राहमीन के लिए ये किया था, उसने मेरे लिए क्या किया? राहमीन इतनी परेशान थी, मैंने उसको नोट्स दिए, उसको देखो आज उसको कॉल करी, मेरी कॉल तक नहीं उठा रही। आइंदा कभी नहीं करूंगी। सब की सब जो है ना, बड़ी जो है ना सेल्फिश होती है, बिल्कुल भी नहीं मदद करूंगी उसकी मैं। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। रबिया से मैंने एक काम कहा था, उसको देखो कितनी चालाक है, मुझे बताया तक नहीं उसने। हाँ, यार ये बहुत सेल्फिश, अगली दफा सीआर चेंज करवाएंगे, बिल्कुल भी इसके आती है। मैं तो बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं करूंगी। अब आप भले जितना चाहे बोलें कि यार हम सबके, हमसे सबके साथ हमारी सलाम दुआ है, लेकिन माइंडसेट हमारा यही है, यही वाला माइंडसेट है कि जो हमने किया है हमें इक्वली रिटर्न में मिलना चाहिए। लेकिन जिंदगी ऐसे कभी भी नहीं गुजर सकती। आपने देखा घरों के अंदर की जो हमारे इश्यूज होते हैं मैरिड लाइफ के अंदर, उसकी बहुत बड़ी वजह यही होती है। अच्छा आप देखना, खातन या हस्बैंड कहेगा, चलो मैं खातन की मिसाल देता हूँ, यार मेरे अपने हस्बैंड से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बस सास या नंद मेरी ऐसी है। लेकिन आप देखो कि जो फैमिलीज अलग हो जाती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, वहां पे भी ये इश्यूज चल रहे होते हैं। हमने देखा है, हमने चीजें देखी, हमें पता है। ओके, आपसे थोड़ा सा ज्यादा तजुर्बा है, तो वाकईदार हमने इस बात को देखा है कि वहाँ पे खातन के अंदर ये चीज पैदा, अब वो हस्बैंड से शिकायत कर रही है, मैंने उनके लिए ये काम किया, उनके लिए ये काम किया, मैंने फला दिन नाश्ता बनाया, तो बिलीव करें, एक ऐसी खातून थी, उन्होंने महीने में कभी 2-3 दफा सुबह हस्बैंड को नाश्ता दिया था। उसका वो एहसान जता रही थी कि देखे मैंने उनके लिए कितना काम करती हूँ। तो माइंडसेट हमारा ये बन जाता है, जितना हमने किया है हमें उसको इक्वली रिटर्न मिलना चाहिए। जब हम ये सोचते हैं तो बेटा कभी भी हम जिंदगी में कोलैबोरेट या आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी मिसाल ऐसी होनी चाहिए, हम समंदर में जाल फेंक रहे हैं, अपने अच्छे अखलाक का, अपने ताउन का, ओके, अपनी अच्छी नीयत का हम जाल फेंक रहे हैं। जाल उठाया, कभी खाली हाथ आएगा, कभी कचरा भी आ जाएगा, कभी छोटी सी मछली आएगी, और कभी कोई बहुत अच्छी मछली आ जाएगी। मैंने कई साल पहले, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, ऑलरेडी जॉब वगैरह कर रहा था, तो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट आया मेरे पास, मैंने अपने दोस्त से कहा मिलके काम करते हैं। अमूमन जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है,
उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि एक तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया होता है। दूसरी बात क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि सारे काम कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अपने उस दोस्त से कहा कि यार पैसे हमारे 50-50 होंगे, ओके? वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं बोलूँगा 70-30, वो बार्गेन करेगा 65 पे लेकर आएगा। लेकिन मैंने पहले दिन ही उससे कहा नहीं यार जो भी होगा 50-50 होगा। तुम देखो, उस चंद पैसों की मैंने कुर्बानी दी, लेकिन आज वो मेरा एक सबसे गहरा गहरा दोस्त है। अब उसके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, वो सबसे पहले किसको फ़ोन करता है? मुझे। उसको ये पता है कि तला ने मेरे साथ गेम नहीं करनी, तला ने मुझे धोखा नहीं देना। अगर मैं तराजू लेके बैठता तो यकीनन मैंने काम ज़्यादा किया था, मेरा पैसों पे ज़्यादा हक था। लेकिन मैंने थोड़ा-सा दिल बड़ा किया, मैंने कहा ठीक है यार, तुम जो 50-50 करेंगे, जितने तुम्हारे उतने मेरे, भले काम कुछ भी हो बिल्कुल बराबर-बराबर। नतीजा क्या निकला कि मेरा ना वो मुझ पे आज इंतहाई ज़्यादा ट्रस्ट करता है। पैसों के मामलात हों, प्रोजेक्ट्स के मामलात हों, कितने प्रोजेक्ट्स फिर वो लेकर आया। अगर उस वक़्त मैं चंद पैसों के लिए उसको कहता यार 70% मेरा 30 तुम्हारा, तो क्या आज हमारा ये रिलेशन बन पाता? लेकिन हर दोस्त ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं आज भी ऐसा ही हूँ जैसे कल था। बाज़ दफ़ा लोगों ने धोखा भी दिया है, कुछ लोग पैसे भी नहीं दिए, किसी ने, होता है, ठीक है, फाइन। लेकिन मैं तो आज भी वही हूँ। नतीजा क्या निकला कि जो अच्छे हैं वो तो आ रहे हैं मेरे पास। और स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है। हर टीचर या हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो टीचर की फीलिंग्स को या उनकी मेहनत को रेसिप्रोकेट करेगा, उसका नतीजा दे। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं टीचर बेवकूफ़ है, इतना एफर्ट पुट कर रहा है, इतना यूँ कर रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर हमें अल्लाह ने अच्छे टीचर्स भी, अच्छे स्टूडेंट्स भी दे दिए, अच्छी टीम भी बन गई, अच्छा काम भी हो गया। ज़िंदगी किसी की रुकती नहीं है। लेकिन अगर हम तराजू लेके बैठ जाते हैं, यार मैंने फला बच्चे के लिए इतना किया था, उसके लिए इतना किया, उसने मुझे रिटर्न नहीं दी। टीचर्स में होता है माइंडसेट। जब आप खुद टीचर बनेंगे ना तो आपको होगा, यार मैंने महरिश की इतनी मदद की थी, फायज़ों को मैंने ये दिया था, एमन को इतना किया था, देखो अब तो मुझे सलाम भी नहीं करती। ऐसा होता है, टीचर्स के अंदर ये चीज़ होती है। यार बच्चे बड़े सेल्फिश होते हैं, और स्टूडेंट्स तो किसी के नहीं होते। और उससे फिर आपकी टीचिंग क्वालिटी खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपने तराजू पकड़ा हुआ था। आप अपना काम कंटिन्यू करें, आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, लॉयल स्टूडेंट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेगा ग्रुप आपको। लेकिन आप अपना काम कंटिन्यू करें। किसी की खामी की वजह से अपने आप को खराब नहीं करना चाहिए। एक और इशू आता है कि हम लोग जो है कोलैबोरेशन के बेनिफिट से वाकिफ नहीं होते, ओके? हम लोग का माइंडसेट बस यही होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। नतीजा क्या निकला कि हमें कभी रियलाइज ही नहीं करते कि मिलके काम करने के कितने, जब किया ही नहीं हो तो कहाँ से उसके फायदे जहन में होंगे। घरों के अंदर भी ये इशू नजर आता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि भाई मिलके रहने में ज्यादा फायदे हैं, ओके? आप घर से बाहर गए में, घर पे कोई दूसरा बंदा है जो आपकी फैमिली की केयर कर रहा है, लेकिन कोलैबोरेशन जब फायदे जहन में होंगे तो होगा। क्लासरूम के अंदर भी ये आपका काम है कि अपने स्टूडेंट को समझाएं कि बेटा मिलके काम करने में ज्यादा फायदा है। एक और बड़ी बात है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और ओवर कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है? ओवर कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब तो भाई सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा, कि मैं कामयाब हो जाऊं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी सोचो कि मैं कामयाब हो जाऊं और मोमल जो है वो फेल हो जाए, तो उसके नंबर कम आए। ये हमारे लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो जाता है कि मैं आगे हूं तो बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा किसी का नाम ना हो। स्टेज पर जब तस्वीर खींचे तो बस मैं ही नजर आऊं, सेंटर पे कोई और नजर नहीं आए। और ये वो चीज होती है जिसकी वजह से टीम्स के अंदर कोलैबोरेशन खत्म होता जाता है। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, मतलब इसका ये मतलब, एक मिसाल है, पाकिस्तान में, दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब है, ओके? इस्लाम, ठीक है, मसीही मज़हब, ओके, आपका हिंदुइज्म। कोई एक ऐसा मज़हब है जो कहता है कि आज नेक काम करो, उसी वक्त तुम्हें जो है ना उसका फ़ायदा मिल जाएगा। हर मज़हब आपसे यही प्रॉमिस करता है कि फ़ायदा मिलेगा अगली जन्म में, अगले जन्म में, अगली ज़िंदगी में। हर मज़हब यही कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आपको चीज़ों का बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म के बाद। हम में से हर शख्स ये चाहता है कि आज मैंने एक अच्छा सलूक किया, आज मैंने जाके अपनी नन को गले लगा लिया, अब अगले दिन नन जो है बिल्कुल वो मक्खन बन जाएगी। ऐसा नहीं है। हर चीज का बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म होता है। आज मैंने क्लास में जाके लेक्चर दे दिया, बच्चों को मोटिवेट कर दिया, बच्चे कल सब लाइन में खड़े होंगे, सर आप काम बताएं, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है। ये तमाम चीजों के असरात कई सालों के बाद जाहिर होते हैं। आज हमारी ये क्लास है, आप वक्त गुजरेगा, अगले सेमेस्टर में हम नहीं होंगे, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ अरसे में आप मुझे भूल भी जाएंगे। लेकिन जो आज क्लास में पढ़ रहे हैं इसके बेनिफिट्स, आयशा जावेद, आपको कई सालों के बाद नजर आएंगे। कई सालों के बाद आपको इस क्लास के बेनिफिट्स, इन सब चीजों के असरात नजर आएंगे। खुद ब खुद आपके अंदर सर सफदर जो पढ़ा रहे उसकी क्वालिटीज आपके अंदर खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर शायद याद है कि फला टीचर से ये सीखा था, फला से ये सीखा था। लेकिन ये तमाम चीजें लॉन्ग टर्म होती हैं। एज ए टीचर अगर मैं ये डिमांड करूं कि आज ही के दिन बच्चे बदल जाए, तो ऐसा
नहीं हो सकता। और यही चीज़ कोलैबोरेशन में अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके असरात एक अरसे के बाद ज़ाहिर होते हैं। हमने उसके बाद बात की थी कि हम किस तरह से इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी कि ग्रुप के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट्स लिखवाएँ, काम करने से पहले एक बच्चे के ज़हन में हो कि मैंने क्या-क्या चीज़ें डिलीवर करनी है, जिगसॉ मेथड कराएँ, कोलैबोरेटिव राइटिंग करवा के देखें। एक बच्चे से कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिशेल तुम कहानी लिखना शुरू करो, मिशेल ने कहानी लिखी। फिर उसके बाद हमने मिशेल से कहा मिशेल अब कोलैबोरेटिव स्टोरी राइटिंग होगी। मिशेल ने पहला जुमला, दूसरा जुमला आलिया ने कहा, तीसरा जुमला मैरिज ने कहा, उसके बाद किसी और ने जुमला कहा, आगे बढ़ते चले गए। फिर हमने दोनों कहानियों को कंपेयर किया, कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी थी। बस यहाँ पे हम लोग कोलैबोरेशन का टॉपिक क्लोज़ करते हैं और अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ।